गुड इवनिंग सबको। स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। कैसे हैं सारे लोग? क्या हाल चाल है? चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमने पिछले क्लास में छोड़ा था। थोड़ा सा उससे पहले हम लोग चलते हैं क्योंकि कल कुछ कुछ लोगों का डाउट रह गया था। एक एक डाउट को आपके बिना कहे हुए मैं कंफर्म करने वाला हूँ। पहला डाउट जो है संवेग यानी कि मोमेंटम वाले टॉपिक में था कि संवेग जो है मोमेंटम जो है कैसे डबल होता है तो कैसे 4 गुना हो जाता है, उसमें डाउट था पहला चीज़। दूसरा डाउट था आपका, जितने डाउट्स हैं मेरे को पता है थोड़ा थोड़ा दिख करके मैं क्या कर रहा हूँ उसको जिक्र करते चल रहा हूँ। कल मैंने एक बात जिक्र किया था, ध्यान रखिएगा। हमने एक बात कल कहा था कि मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ आज पढ़ने वाले हैं, संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो ये सारी बातें आपको जानना पहले जरूरी होगा। तो हमने कल कहा था कि मोमेंटम जो होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। और इसी का एप्लीकेशन हमने पढ़ा था न्यूटन सेकेंड लॉ में, देखा था कि चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, यानी कि जो भी हमारा संवेग में परिवर्तन की दर होती है वो आरोपित बल के समानुपाती होती है। और उसमें मैंने आपको वेलोसिटी के बारे में बार बार जिक्र किया था। लेकिन आपने एक बात देखा होगा कि उसमें जो है मैंने मास को बार बार मैं कह रहा था कि मास फिक्स है, मास फिक्स है, क्योंकि कोई बॉल आ रहा है तो बॉल का द्रव्यमान मास चेंज होगा नहीं। अगर आप छत पर से कहीं नीचे कूद रहे हैं तो आपका मास चेंज होगा नहीं। लेकिन मोमेंटम जो होता है केवल मास का केवल वेलोसिटी का खेल नहीं होता है, उसमें दोनों का रोल होता है ना, मास एंड वेलोसिटी दोनों का रोल होता है। तो कल बार बार हमने मास जिक्र किया, देखिए बार बार वेलोसिटी का मैं जिक्र कर रहा था। वेलोसिटी का जिक्र इसलिए कर रहा था कि मास क्या होता है कई जगह कांस्टेंट हो जाते हैं, वहां पे किसका इंपैक्ट दिखता है आपको? वेलोसिटी का। लेकिन दोनों का कंबाइंड इंपैक्ट कहलाता है हमारा संवेग यानी कि मोमेंटम। जैसे कि कल मैंने एक उदाहरण दिया था कि बॉल जब हम कैच लेते हैं, किसी क्रिकेटर को देखते होंगे, क्षेत्ररक्षक जो होते हैं फील्डर, वो जब कैच लेते हैं तो अपने हाथ को पीछे खींचते हैं। रीजन मैंने बताया था, रीजन ये होता है कि चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि संवेग परिवर्तन के दर को कम करने के लिए ये ऐसा करते हैं ताकि हमारे हाथ पे फोर्स कम लगे। क्योंकि हमने कहा था कि चेंज ऑफ मोमेंटम इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर जो होती है आरोपित बल के सीधा समानुपाती होती है। तो रेट ऑफ चेंज की मैंने बात कहा था कि अगर वो बॉल को 10 से सीधे अगर 0 लेके जाता है, 10 मीटर प्रति सेकंड से बॉल आ रही है और यहां पर सीधे 0 मीटर प्रति सेकंड पे आ जा रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम काफी ज्यादा होगा, क्योंकि मास तो फिक्स है, वेलोसिटी पे सारा डिपेंड करेगा। तो 10 से सीधे वेलोसिटी 0 पे आ जाएगी, तो यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम काफी ज्यादा है ना, 10 का गैप आ रहा है यहाँ पर सीधे, ठीक है। तो यहां पर हमारे हाथों पे फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को अगर धीरा करना है, स्लो करना है, तो अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे लेके जाएंगे, तो क्या होगा, ये बॉल जो है 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, फिर 0 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से आएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि संवेग परिवर्तन की दर क्या हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। यानी कि 10 से 5 आ रहा है, 5 से 0 जाएगा, तो हमारे हाथों पे फोर्स भी कम लगेगा। क्योंकि अप्लाइड फोर्स इसलिए कम लगेगा क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम काफी क्या है, कम है, ठीक है। तो यहां पर सारा खेल किसका था, वेलोसिटी का था। लेकिन संवेग जो है मोमेंटम में केवल वेलोसिटी का योगदान नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए, इसमें मास का भी योगदान होता है। तो हमने वेलोसिटी का एप्लीकेशन बताया था कि वेलोसिटी से सारा खेल हो रहा है, क्योंकि बॉल का मास तो फिक्स है ना, बॉल आ रहा है, तो ऐसा थोड़े है कि
मारा है इधर से छक्का तो बॉल जो है 100 ग्राम का है और उसके हाथ में जाएगा तो 50 ग्राम का हो जाएगा, नहीं ना। तो केवल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में कई सारी ऐसी घटनाएं भी होती है जहां पर वेलोसिटी फिक्स हो जाता है मोमेंटम में, और मास क्या होता है, मास वेरी करता है। सुनिए ना, एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। अगर मैं कहूं कि यहां पर आप खड़े हैं, यहां पर आप क्या हैं, खड़े हैं, और इधर से एक साइकिल आ रही है। मेरे को साइकिल बनाने आएगा नहीं, इधर से क्या आ रही है, एक साइकिल आ रही है। अरे यार ये लोग परेशान कर रहा है। साइकिल इधर से आ रही है, ठीक। साइकिल की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, स्पीड की बात नहीं करते हैं, साइकिल की वेलोसिटी जो है, सपोज करिए 10 किलोमीटर प्रति आवर है। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा, साइकिल की वेलोसिटी जो है 10 किलोमीटर प्रति आवर है। तो यहां पे कंबाइंड मोमेंटम हमारा क्या होगा, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 वाला, और जो साइकिल का मास होगा जितना भी केजी का होगा, अगर 10 केजी का साइकिल है 10 केजी ये हो जाएगा, और 10 गुणे 10 कर लीजिएगा, मोमेंटम निकल जाएगा। तो अगर हमारे में ये टक्कर खाएगा तब क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। और एक दूसरा मैं उदाहरण ले रहा हूं कि सपोज करिए कि सेम आप ही है, यहां पर भी सेम आप यहां पर है, और इधर से एक कार आ रही है। मैंने कहा कि इधर से एक, मतलब सपोज करिए कि एक यहां से कार आ रही है, ठीक है, कार आ रही है। कार की वेलोसिटी भी उतनी ही है जितनी साइकिल की वेलोसिटी है, यानी कि मैंने कहा कि 10 किलोमीटर प्रति सेकंड मान के चलते हैं, सॉरी किलोमीटर आवर के है, सेकंड नहीं आवर होगा। ये क्या हो जाएगा, कार की वेलोसिटी। अगर यहां मोमेंटम की हम बात करते हैं तो यहां 10 किलोमीटर प्रति आवर वेलोसिटी यहां पर भी है, साइकिल की वेलोसिटी भी कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति आवर है। दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। वहां पे मास सेम रहता था, यहां पे वेलोसिटी अगर हम सेम करके देखते हैं तो क्या द्रव्यमान मास का इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमने अब पढ़ा था पहले कि जड़त्व जो होता है, एनर्सिया जो होता है, मास पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या हमारा मोमेंटम मास पे डिपेंड करेगा, यहां पर हम चेक करते हैं। अगर इस साइकिल से आपको अगर चोट लगती है तो आप खुद बताइए कि इसका प्रभाव आप पे क्या पड़ेगा। और सेम इसी कार से, सेम वेलोसिटी से आता हुआ कार, जितना वेलोसिटी से आपको साइकिल आ रहा था उसी वेलोसिटी से अगर कोई कार आ रहा है और आप में अगर धक्का मार रहा है, टक्कर हो रही है आपसे, 10 किलोमीटर प्रति आवर इसका भी है, तो इसका प्रभाव, दोनों का प्रभाव क्या होगा आप खुद सोच लीजिए। यहां पर कुछ होने वाला ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत चोट लग सकता है आपको, लेकिन यहां पर आपकी हाथ पैर पसली टूट के जान भी जा सकती है, जान भी जा सकती है। क्यों भाई जान जा सकती है, अगर m और v की बात करें तो वेलोसिटी यहां भी 10 किलोमीटर प्रति आवर था, और यहां पर वेलोसिटी कितना है, 10 किलोमीटर प्रति आवर है। तो किसका प्रभाव दिखा मेरे भाई, यहां पर मास का प्रभाव दिखा ना। यहां साइकिल की मास कम थी, यहां पर कार की मास ज्यादा थी, इसीलिए आपको मोमेंटम का इंपैक्ट जो होगा कार का ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर टोटली डिपेंड ऑन मास, पूरा ये द्रव्यमान पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी दोनों जगह सेम है, सारा प्रभाव किसका है, द्रव्यमान का है। ये मार्कर लिया हो ना, सपोज करिए मार्कर नहीं, ये बुलेट है ये, या फिर कोई गोली है। अगर मैं इस गोली से आपको ऐसे मार दूं, सपोज करिए कि 5 मीटर प्रति सेकंड से इस गोली से आपको क्या करूं, सपोज करिए यहां पर से ऐसे मार दूं मैं आपको, ऐसे फेंक के, ऑनलाइन मार दे रहे हैं आपको, ठीक है। अगर इसी गोली को, अगर 5 मीटर प्रति सेकंड मैंने कहा, अगर इसी गोली को, सेम मास है, अगर इसी गोली को, ये गोली है, ये मार्कर नहीं समझना है, गोली है ये, इसी गोली को अगर बंदूक में लगा के अगर हम फायरिंग करते हैं तो आपकी जान जा सकती है। यहां पर फिर समझिए ना, यही गोली है, इस गोली का मास जो है सेम है, और यही गोली है जो बंदूक में लगी है, उसका भी मास सेम है, लेकिन वेलोसिटी जो है, आपको बंदूक में जब लगेगी गोली ना, तो बंदूक में आपकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि एम और वी की जब बात करते हैं ना, तो कहीं कहीं आपको मास सीधा इंपैक्ट डालता है आपके ऊपर, क्योंकि एम और वी होता है, और कहीं कहीं क्या करता है, वेलोसिटी सीधे इंपैक्ट डालता है आपको। ठीक है, तो बस इस कंसेप्ट को आपको क्लियर रखना है, कभी आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको, अगर जिन्होंने क्लास छोड़ दिया है बाद में रिकॉर्डिंग देखिएगा, रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि क्लास जो है थोड़ा डिले हो जाएगा। क्लियर है सबको, यस करिए। तो हम जो दोगुना करने वाला था उसको भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं। क्लियर हो गया सबको,
चलिए क्लियर हो गया, यही मैं कहना रहा। तो आप ओवरऑल आपका क्या कंक्लूजन निकला कि एम और वी को कभी गलती से मत कहिए कि वो केवल वेलोसिटी का इंपैक्ट होता है। कभी कभी मास फिक्स हो जाता है तो वेलोसिटी का इंपैक्ट दिखता है, और कहीं की वेलोसिटी फिक्स हो जाता है तो कहीं की मास का इंपैक्ट दिखता है। और कोई उदाहरण आपसे पूछे तो ये सब गोली और कार वाला एग्जांपल सारा देके आप क्या कर सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं। कल हमने एक बात और आपसे जिक्र किया था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv² होता है। ये इक्वेशन हमने कल डिराइव किया था, और इसमें मैंने कहा था कि अगर संवेग को दोगुना किया जाए तो हमारा काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाती है। अगर संवेग को 3 गुना मोमेंटम को किया जाए तो हमारा काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स हो जाती है। इसको मैंने जब फास्ट डिराइव किया तो कई लोग बोल रहे थे कि सर एम को क्यों नहीं 2 से गुना किया, बहुत सारा कंफ्यूजन आ रहा था। और कल तो हम लोग थोड़ा परेशान थे, ये इन्वर्टर बैटरी वाला सिस्टम था, काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी में हम भी थे। आपको थोड़ा सा क्लियर मैं इसको कर दूं, आपने एक कंसेप्ट और पढ़ा होगा, आपको यहां काम आ जाएगा। आप हम लोग पढ़ेंगे कि अगर वेलोसिटी को यानी कि वेग को दोगुना किया जाता है, दोगुना यानी कि 2 टाइम्स किया जाता है, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा। सेम यही कंसेप्ट अप्लाई वहां पे होगा। कैसे होगा मैं आपको समझा दे रहा हूं। ये आपको सवाल कई बार पूछा गया पीसीएस में कि अगर हम वेग को दोगुना कर दें, वेलोसिटी को दोगुना कर दें, यहां संवेग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अगर हम वेलोसिटी को वेग को दोगुना कर दें तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर हम वेलोसिटी को 3 गुना कर दें तो हमारा काइनेटिक एनर्जी 9 गुना हो जाएगा। अब उल्टा अगर बोले कि अगर हम वेग को क्या कर दें, 9 गुना कर, अगर हम काइनेटिक एनर्जी को 9 गुना कर दें तो हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। यानी कि जब वेलोसिटी निकालना होगा तो उस पर रूट चढ़ा दीजिएगा, जितना गुना रहेगा वो। ठीक है, तो ये कैसे निकलता है सबको शायद पता ही होगा, मैं एक बार डिराइव कर दूं इसको कि मैंने क्या कहा कि वेलोसिटी को क्या कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी को दोगुना कर दे रहा हूं 1/2 m, और इसको क्या करेंगे हम 2v का स्क्वायर, क्योंकि क्या कह रहा है कि अगर वेलोसिटी को दोगुना कर रहा है, पहले इसको समझिए फिर मैं उसको समझा रहा हूं। अगर वेलोसिटी को दोगुना कर दे रहे हैं, आगे आते हैं तो 1/2 m, और क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4 बाहर ले लेते हैं और यहां v² हो जाएगा। ठीक, इस 4 को अगर और हम बाहर यहां पर ले लेते हैं तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 1/2 mv² हो जाएगा कि नहीं। और ये 1/2 mv² क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि 4 इंटू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। यानी कि अगर वेलोसिटी को अगर हम डबल करते हैं तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी निकालना हो तो अंडर रूट चढ़ा दीजिएगा तो निकल जाता है। सेम यही कंसेप्ट अप्लाई होता है मोमेंटम में, संवेग में। क्यों, मैं आपको समझा दे रहा हूं। हमने कल जिक्र किया था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv² होता है। ठीक, और हमने कहा था कि अगर संवेग को, मोमेंटम को दोगुना कर दिया जाता है, 2 टाइम्स कर दिया जाता है, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा। अब इस काम को हम करते हैं कि मोमेंटम बराबर हमने पढ़ा था कि मास इंटू वेलोसिटी होता है। मैं कह रहा हूं कि अगर संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो यहां हम क्या करेंगे, दोगुना करने के लिए 2mv कर देंगे। अरे भाई संवेग को दोगुना कर रहा है ना, यानी कि p दोगुना हो जाएगा, तो mv का दोगुना क्या हो जाएगा, 2mv। एक चॉकलेट का दोगुना क्या हो जाएगा, mv मतलब चॉकलेट, दोगुना मतलब 2, तो दोगुना मतलब क्या हो जाएगा, 2mv हो जाएगा। सबसे बड़ा कंसेप्ट यहां पर क्या होता है ना, ये जो अप्लाई होता है एक ही ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई होता है। तो अगर सपोज करिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर अप्लाई कर रहा है, सपोज करिए कि कंसेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं किसी गोली पे, कोई कांचा है उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो दोगुना करने से, ध्यान से समझिएगा, यहीं पे आप फंस रहे थे, दोगुना करने से अगर कांचा की वेलोसिटी को, अगर संवेग को दोगुना कर रहे हैं तो क्या गोली का मास दोगुना हो जाएगा। सुनिएगा फिर से, मैं कह रहा हूं कि अगर कांचे की अगर कांचे को अगर दोगुना कर रहे हैं इसके मोमेंटम को, तो भाई अगर कांचा जो है ये 100 ग्राम का है तो इसके मोमेंटम को डबल कर रहे हैं तो कांचा 200 ग्राम का नहीं हो जाएगा, उसका मास फिक्स रहेगा। क्योंकि मैंने बॉल में भी बोला था कि बॉल को अगर छक्का मारिएगा तो बॉल पे डिपेंड नहीं करता है, बॉल की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। सेम चीज यहां पर ये होता है कि ये सेम ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई होता है। जब सेम ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई होगा तो ये मास जो होता है फिक्स होता है। जब मोमेंटम को डबल करते हैं तो मास हमारा फिक्स रहता है, लेकिन क्या बदलता है, हमारा वेलोसिटी डबल हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो मास तो m पहले भी रहेगा, m बाद में रहेगा, ये 2m नहीं होगा।
तो वेलोसिटी क्या होता है, डबल होता है। इसीलिए आपको वहां पे फंस रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है, यानी कि 1/2 m। और मैंने कहा कि आपको यहां पर वेलोसिटी को बस दोगुना करेंगे, मास को नहीं करेंगे, क्योंकि मास जो हमारा है फिक्स है वो। तो यहां पर क्या करेंगे, सेम वही कंसेप्ट अप्लाई होगा जो हमने किया, वेलोसिटी को डबल कर देंगे, 1/2 m, और ये 2 दूनी के 4v² हो जाएगा ना। इसको बाहर निकालते हैं तो 1/2, 4 को बाहर लेते हैं, यहां पर 4 को यहीं ले लीजिए ना, 4 को यहां ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा mv²। और हमने पता है हमको कि 4 × ½ mv² कितना बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी का। तो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहां पे कंफ्यूजन यही हो रहा था कि मास जो होता है चेंज नहीं होता, इसलिए मास को डबल कभी नहीं करते हैं, क्योंकि मास सेम ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई होता है। तो सेम वस्तु के लिए अप्लाई हो रहा था, सेम वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलेगा, केवल वेलोसिटी डबल करते हैं। जैसे कि हम पहले पढ़े कि वेग को दोगुना करते हैं, अगर वेलोसिटी को 2 टाइम्स करते हैं तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा। सेम कंसेप्ट यहां पे अप्लाई होगा। एक शॉर्टकट में मैं आपको बता दूं कि अगर सवाल यहां से पूछे तो ध्यान रखिएगा, जब भी कहेगा कि मोमेंटम को हम 2 गुना कर दे रहे हैं, 3 गुना कर दे रहे हैं, 4 गुना कर दे रहे हैं, 5 गुना कर दे रहे हैं, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो जब काइनेटिक एनर्जी पूछे तो मोमेंटम जितना गुना कहेगा उसका 2 गुना करते, इसका स्क्वायर करते चलिए, 3 का स्क्वायर 9, अगर 4 गुना कर दे तो 16। याद रखिए ना, इसी से मतलब क्वेश्चन बनने से मतलब है ये 25, अगर 6 गुना कर दे तो 36 हो जाएगा। अगर मोमेंटम उतना गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी इतना गुना हो जाएगा। तो जितना मोमेंटम दिया रहेगा जितना गुना, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, 2 गुना 4, 3 गुना 9, 4 गुना 16, 5 गुना 25, 6 गुना 36, 7 गुना 49। लेकिन अगर उल्टा क्वेश्चन घुमाकर पूछ दे कि अगर काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाती है तो हमारा मोमेंटम कितना गुना हो जाएगा, तो अरे भाई 4 से 2 बनने के लिए क्या, इसको इसमें जाने के लिए हम स्क्वायर करते थे, तो यहां से यहां जाने के लिए क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे ना, क्योंकि स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, रूट ही होता है। तो रूट चढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा। अगर हमारा काइनेटिक एनर्जी 9 गुना है तो हमारा मोमेंटम कितना होगा, रूट चढ़ा देंगे तो 3 गुना। अगर हमारा काइनेटिक एनर्जी 16 गुना है तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 4 गुना। अगर हमारा काइनेटिक एनर्जी 25 गुना है तो हमारा मोमेंटम कितना हो जाएगा, 5 गुना। अगर हमारा काइनेटिक एनर्जी 36 गुना है तो हमारा मोमेंटम कितना हो जाएगा, 6 गुना। अगर हमारा काइनेटिक एनर्जी 2 गुना है तो आप अलबला के जल्दी उत्तर मत कर दीजिए कि मोमेंटम 4 गुना हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, और काइनेटिक एनर्जी जब दिया रहता है तो इसका रूट चढ़ाया जाता है, तो हमारा मोमेंटम कितना गुना हो जाएगा, रूट 2 गुना हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि इस कंसेप्ट में अब 1% का भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। किसी को दिक्कत अब? जहां पे दिक्कत आ रहा है ना, दिल खोल के पूछिए, कोई बात नहीं है। और सिलेबस का चिंता मत करिए, सिलेबस हमको भगाना है, ठीक है। अब भगाने का मतलब उड़ाना नहीं है, पढ़ाना है। चलिए ठीक है, थैंक यू। आते हैं अब अगले कंसेप्ट पे। तो हम लोगों ने कल कहां तक पढ़ा था, हम लोगों ने कल पढ़ा था थर्ड लॉ ऑफ मोशन तक, यानी गति के तीसरे नियम तक पढ़ लिया था। और इसमें मैंने एक एग्जांपल और मैंने कहा था कि ऐड करवा दूंगा, इसीलिए आपको नोट्स नहीं देता हूं, क्योंकि पढ़ाते समय बहुत सारी गलतियां हमको टाइपिंग में निकल जाती है, बहुत सारे करेक्शन के बाद से। और ये बंदूक वाला क्या हूं, 7वां एग्जाम्पल मैंने ऐड करवा दिया था। और आज जो है आपका इसका PDF जो है आज अवेलेबल हो जाएगा आपके। सबसे पहले लाइव वाला सेक्शन है, फिर रिकॉर्डेड सेक्शन है। रिकॉर्डेड सेक्शन खोलिएगा, उसमें आपको वीडियोज ऊपर आएगा, नीचे नोट्स आएगा, 3 नोट्स दिख रहा होगा, आज चौथा नोट्स आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो इसका सारा का PDF अपलोड कर दिया जाएगा। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, और चलिए हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करते हैं चीजों को। चलिए, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक। यहां पर स्मॉल m होगा यार, फिर PDF अपलोड नहीं हो पाएगा। घबराइएगा मत, यहाँ कैपिटल M हो गया ना, यहाँ पर स्मॉल m रहता, M1 M2 होता, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम अपडेट करवा देंगे, 2-4 मिनट का समय लगेगा, उसके बाद हम PDF डालेंगे, कहीं एरर नहीं होना चाहिए PDF में। M1 M2
M1 M2, U1 U2, P1 V2। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। ध्यान से समझिए, ये सब नहीं देखना है कि टक्कर के बाद, टक्कर के पहले कोलिजन में ये हो जाता है, फलाना हो जाता है, ढिमकाना हो जाता है, ये सब बात पे आपको ध्यान नहीं देना है। मैं जो कह रहा हूं उस पर बस फोकस करिएगा। बचपन में या अभी भी आपने एक काम किया होगा, एक कोई छोटी बॉल होगी, एक छोटी बॉल होगा, एक बॉल हो जाएगा, कास्को का जो बॉल या फिर प्लास्टिक का बॉल एक छोटा सा, और देखते हैं कि बच्चा खेलने वाला एक और आता है, एक बड़ा सा बॉल, ये भी क्या हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा है। ये बॉल दोनों अलग अलग चल रहे हैं, ठीक, इनकी वेलोसिटी मानते हैं U1 है, ये U2 है, ये बॉल क्या है, M1 है और M2 है। बस इतना समझिएगा कि कोई बॉल M1 है जो छोटा है, कोई बॉल M2 है जो कि बड़ा है। ठीक है, इनकी वेलोसिटी पहले की सपोज करिए 5 मीटर प्रति सेकंड है, दूसरे का 6 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, U1 मान लेते हैं 5 को और 6 को मान लेते हैं, U2 मान लेते हैं। आपने देखा होगा कि किसी बॉल, अगर कोई बॉल ऐसे चल रहा है, ये बॉल को जब आप फेंकते हैं ना, मतलब ऐसे नहीं होता है कि इस बॉल को ऐसे धक्का देते हैं, तो देखते होंगे ना कि दोनों बॉल, कई कंडीशन यहां पर होते हैं। दोनों बॉल क्या होता है, सट जाता आपस में। ध्यान से समझिएगा, दोनों बॉल आपस में सट जाता है। मैं कई कंडीशंस बताऊंगा, आप करके देखिएगा ना। एक छोटा बॉल को ऐसे, सामने बड़ा बॉल रखा रहेगा, उस पर ऐसे धक्का दीजिएगा इधर से, ऐसे नहीं। हम लोग बच्चा उच्चा को, हम भांजा भांजी लोगों को खिलाते हैं तो ऐसे करते थे कि ऐसे ऐसे बॉल हम लोग फेंकते हैं तो लोग आपस में, तो यहाँ से बॉल को ऐसे हम करते हैं, ये बॉल क्या हो जाएगा, इस बॉल में जाके टच होगा। अगर यहाँ से अगर वेलोसिटी लगा कि इस बॉल को अगर धक्का दिया जाए, तो कई सारे कंडीशंस यहाँ पर क्रिएट होते हैं। ये क्या था, M1 था, और ये क्या था, M2 था। तो दो कंडीशंस हो सकते हैं, या तो ये बॉल जो है, इस बॉल में जाकर क्या होगा, नहीं होता है धक 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 करते करते जाकर सट जाता है आपस में, ये दोनों बॉल आपस में क्या होंगे, जाके सट जाएंगे, और इसी को कहा जाता है कोलिजन, यानी कि इसको टक्कर कहा जाता है। ठीक है, कि दो वस्तुएं क्या होती है, दो ऑब्जेक्ट आपस में टकरा गई। एक और कंडीशन हो सकता है कि ये जो बॉल होगा ना, इस बॉल को क्या करेगा, धक्का देके थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देगा। समझिएगा ध्यान से, मैंने कहा कि एक कंडीशन ये हो सकता है कि बॉल क्या हो जाएगा, इस बॉल में जाके सट जाएगा, या फिर ये बॉल जो होगा ना, नहीं हो सकता है कि इस बॉल अगर धक्का देते तो ये बॉल थोड़ा सा इस बॉल को आगे की तरफ धक्का दे सकता है, जिसमें फिर से गैप हो जाएगा, तो ये धक्का देगा तो ये बॉल आगे चला जाएगा। ये बॉल क्या हो जाएगा, इसको हम मानते हैं M2 और इसको मानते हैं, सॉरी M1 M2, ये भी रहेगा, मास तो चेंज नहीं होगा ना, और वेलोसिटी लेकिन बदल जाएगा ना। मानिए यहाँ पर ये 5 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा था, ये 6 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा था, तो यहाँ ये हो सकता है कि ये इसका जब 5 से जा रहा था तो ये 4 से जाने लगे, और ये 6 से जा रहा था 5 से जाने लगे, बदल सकता है वेलोसिटी। तो ये V1 वेलोसिटी से जाने लगा, ये V2 वेलोसिटी से जाने लगा। यही कहता है थ्योरी। मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ जो है, यानी कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि दो या दो वस्तुएं, दो ऑब्जेक्ट आपस में जब टक्कर करती हैं, तो इनके टक्कर के पहले और टक्कर के बाद, कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद, यहां पर कोलिजन हो रहा है ना, ये कोलिजन के पहले वाला कंडीशन है, तो कोलिजन के पहले या कोलिजन के बाद, मतलब कोलिजन के बाद या कोलिजन के पहले, इनका मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड रहता है, यानी कि संवेग इनका क्या रहता है, संरक्षित रहता है। समझ रहे हैं मेरी बात? संवेग संरक्षित करने का मतलब कि अगर यहां से अगर हम निकालते हैं कि M1 U1, इसका संवेग क्या हो जाएगा, अरे भाई ये M1 वेलोसिटी से चल रहा था ना, और इसका वेलोसिटी क्या था, U1 था, तो संवेग क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा M1 U1, और ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा M2 U2। ये किसके बराबर होगा, ये टक्कर के पहले की घटना है और ये टक्कर के बाद की घटना है, तो किसके बराबर हो जाएगा, M2 U2
सॉरी, m1u1 प्लस m2u2, m1u1 इसका मोमेंटम, m2u2 इसका मोमेंटम बराबर m1v1 इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम, यानी कि m2v2 का मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड रहेगा। यानी कि टक्कर के पहले, कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद मोमेंटम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मोमेंटम इनका क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। मुझे लग रहा है कि सारी बातें आपको समझ में अब आ गई होंगी। बॉल से ही समझ में आएगा, यहां से समझ में नहीं आएगा। इक्वेशन इसका नहीं बनाई है क्या? अरे यार, इसका इक्वेशन छोड़ दिया, यही होता है ना, इसका इक्वेशन भी था, छूट गया, इक्वेशन ही छूट गया। यहाँ पर इक्वेशन इसको ऐड कर, इसीलिए ना कह रहे पीडीएफ पहले पढ़ाने के बाद से अपडेट करना पड़ता है। यहाँ पर आपको इक्वेशन इसका आ जाएगा जो कि छूट गया है, मैं ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पर पीडीएफ में, आपको अपडेट करके मैं दिलवा दूंगा इसको, ठीक। तो यही कह रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए ग्रुप और सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल्स, मतलब कि यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो, घबराने की जरूरत नहीं है। ये कहानी नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि मतलब कि ये सारी जो घटनाएं बॉल वॉल वाला आपने देखा ना, इसमें ये एक बात पता होना चाहिए कि हवा का इंपैक्ट या फिर कोई बाहरी प्रभाव, फोर्स नहीं काम करना चाहिए। बस ये लड़ रहे हैं ना, इन्हीं के आपस का फोर्स अप्लाई होना चाहिए। और इस लड़ने में ना एक बात ध्यान रखिएगा, जब इसको हम प्रूफ करने जाते हैं, मैं प्रूफ जानबूझ कर नहीं कर रहा हूं कि प्रूफ करने में समय लग जाएगा, जब ये प्रूफ करने जाते हैं ना, तो इसमें एक बात आती है कि जितना ये टक्कर के बाद जितना फोर्स ये लगा रहा है ना, अगर इस पे फोर्स F1 ये लगा रहा है, ये छोटा वाला F1, ठीक इसी के ऑपोजिट F2 फोर्स ये लगाएगा। अगर जब टक्कर खाएगा ना, तो F1 जितना फोर्स लगाएगा ना, उतना ही क्या करेगा, F2 फोर्स लगाएगा, ठीक है। यानी कि ये F1 फोर्स जितना लगाएगा, इस पे F2 भी उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन इनका जो फोर्स होगा, बल जो होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। यानी कि दो बॉल टकरा रहा है ना, तो इधर से जो जितना धक्का देगा ना F1, ये वाला बॉल, उतना ही बल धक्का देगा इस तरह से F2 देगा। और इसीलिए कहा जाता है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत यानी मोमेंटम कंजर्वेशन जो लॉ होता है, ये सीधा संबंधित है किससे, न्यूटन के गति के तीसरे नियम से, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से सीधा रिलेट है। क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो एवरी एक्शन रिएक्शन जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है और बराबर फोर्स लगता है। यहां पर भी देखिए ना कि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है और बराबर फोर्स लग रहा है। इसीलिए मैक्सिमम एग्जांपल्स जो होते हैं, लूसेंट में पढ़िएगा तो लिखा होगा कि मैक्सिमम जो एग्जांपल्स होते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, वो संवेग संरक्षण सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन पे अप्लाई होते हैं। क्योंकि जब इसको हम प्रूफ करने जाएंगे ना, जानबूझ के प्रूफ नहीं कर रहा, बहुत समय लग जाएगा, तो F1 आ जाएगा F2 से, और वहां पर हम निकालते हैं क्या, M ए यहां पढ़ते होंगे, MA2 इधर पढ़ते होंगे, और A को क्या लिखेंगे, M, इतना दिमाग आप लोग मत लगाइएगा, V1 माइनस U1, और ये T हो जाएगा क्योंकि V माइनस U बाई T एक्सेलरेशन हो जाएगा, और यहाँ माइनस में हो जाता है क्योंकि अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर M1 हो जाएगा, यहाँ M2 हो जाएगा, V2 माइनस U2 बाई T, टाइम सेम होगा क्योंकि सेम टाइम से लग रहा है। और यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करके निकालिएगा ना, तो क्या निकल के आएगा, यही जो इक्वेशन मैंने डिराइव किया था अभी, वही निकल के आएगा। कौन सा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। यानी कि कोई भी कोलिजन होता है, देखिए कोई भी कोलिजन होता है, बिफोर द कोलिजन, टक्कर से पहले M1 U1 इसका मोमेंटम P बराबर M भी होता है ना, M2 U2, ये बराबर होगा कोलिजन के बाद वाला, कोलिजन आफ्टर द कोलिजन, टक्कर के बाद वाला M1 V1 प्लस M2 V2। यानी कि इनका मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम इनका चेंज नहीं होता है, ठीक है। वही हाल हो गया कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कहने का मतलब कि अगर आपके पॉकेट में ना 500 रुपया रखा गया है, ध्यान से समझिएगा, सिंपल सी मैं बात समझा रहा हूं, एनर्जी कंजर्वेशन या मोमेंटम कंजर्वेशन का यही लॉ होता है कि अगर आपके पॉकेट में यहां पर 500 रुपया मैं रखा हूं, 100 का 5 नोट है, यही समझ में ज्यादा आएगा आपका। ये 100 के 5 नोट्स में से मैं क्या कर रहा हूं ना, कि मैं कहीं निकाल के 200 नोट ऐसे पकड़ा दे रहा हूं, जहां समझिए जहां पकड़ा दे रहा हूं। यहां मैंने कहा कि 500 के नोट्स में से यहां से मैं क्या कर रहा हूं, निकाल के क्या कर रहा हूं, मैं किसी को पकड़ा दे रहा हूं। यहां पॉकेट में कितना हो गया, 300 रुपया, लेकिन 200 रुपया फिर मेरे पिछले वाले पॉकेट में किसी ने डाल दिया।
समझिएगा, यही होता है एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ। कि मैंने कहा कि अगर 500 रुपया मैं अपने पॉकेट में रखा हूं और 500 में से 200 रुपया निकाल के किसी को दे दिया और कोई दूसरा आके 200 रुपये पीछे मेरे डाल दिया पॉकेट में, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। यानी कि हमारा एनर्जी कंजर्व रहा। यानी 500 रुपया मेरा पहले भी था, 500 रुपया बाद भी था। यही होता है इसमें कि अगर कहीं वेलोसिटी ऊपर नीचे होता है ना, तो मोमेंटम कंजर्व होता है, तो सारा क्या होता है, दोनों मैनेज करके मोमेंटम पहले और बाद वाला क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, यही नियम है इसका। क्लियर हो गया सबको? अब इसका एग्जांपल्स कुछ देख ले रहे हैं। क्लियर? आज न्यूमेरिकल भी करना है, ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी करते हैं। क्लियर हो गया ना? यही समझ में ज्यादा आपको आएगा। ठीक है, अब पता है मैंने कहा ना कि जितने भी मोमेंटम कंजर्वेशन के लॉ होते हैं ना, सारा न्यूटन के तीसरे गति को फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि वहां पे भी आपने पढ़ा कि प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन रिएक्शन की बातें आपने कहा कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है और वो फोर्स क्या होता है, बराबर होता है और पेयर में लगता है। सेम चीज मोमेंटम में भी होता है कि इसमें भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, बॉल में इधर से लग रहा था तो उधर से। इसीलिए मैक्सिमम एग्जांपल्स जो होंगे ना, थर्ड लॉ के मोमेंटम कंजर्वेशन के फॉलो करते हैं। ठीक है, आगे अगर बढ़ते हैं, यहां देखिएगा तो लिखा गया है यहां पर कि द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज अनदर फ्रॉम ए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ऑल एग्जांपल्स ऑफ द थर्ड लॉ इज एक्सप्लेन्ड बाय द इट। यानी कह रहे हैं कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के तीसरे नियम के दूसरा रूप है और तृतीय नियम के सभी उदाहरण इसके द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, कोई अगर रॉकेट का प्रक्षेपण किया जा रहा है, मैं उदाहरण देके बता रहा हूं आपको मोमेंटम कंजर्वेशन का। चलिए, कोई रॉकेट का अगर प्रक्षेपण किया जा रहा है, इसके एग्जांपल्स जब देखिएगा मोमेंटम कंजर्वेशन का, तो रॉकेट की एक बात करते हैं। यहां पर एक रॉकेट हम बना लेते हैं। ठीक, आपको आश्चर्य लगेगा, आप समझिएगा ना तो आश्चर्य लगेगा। जब भी मैं मोमेंटम की बात मैं करूं तो दिमाग में आपका एक चीज क्लियर होना चाहिए कि सर किसकी बात कर रहे हैं, मास इंटू वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी किसी रॉकेट को हम क्या कर रहे हैं, यहां पर छोड़ रहे हैं यहां पर, तो ध्यान रखिएगा कि रॉकेट के पहले इसका जो मोमेंटम है, तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम इसका मास हो जाएगा और इसका वेलोसिटी हो जाएगा। तो रॉकेट छोड़ने के पहले इसका जो मोमेंटम है, रॉकेट छोड़ने के बाद के मोमेंटम के बराबर होगा। और आपको सुन के आश्चर्य लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। ये रॉकेट छोड़ा नहीं गया है, ये रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा इसका, 0 हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं कि मोमेंटम, इसी को मोमेंटम कंजर्वेशन कहेंगे ना, कि पहले मतलब कि पहले और बाद में क्या हो गया, चीजें इक्वल रह रही हैं। तो यहां पर रॉकेट नहीं छोड़ा गया तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और रॉकेट छोड़ा जाएगा तो आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर आपने तो शायद गलत तो नहीं बताया कि रॉकेट जब छोड़ेंगे तो एक वेलोसिटी से भागेगा ना ऊपर। तो आप कह रहे हैं कि मोमेंटम पहले भी कंजर्व्ड है, इसमें बाद में कंजर्व्ड है। और ये न्यूटन तृतीय गति का नियम से एक्सप्लेन होता है और ये मोमेंटम कंजर्वेशन पे भी अप्लाई होता है। ऐसे कैसे पॉसिबल है, ध्यान से समझना है इसको। ज्यों ही हम रॉकेट को छोड़ेंगे ना, थोड़ा सा भी मिस करिएगा तो समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा कि रॉकेट छोड़ने से पहले इसका u की वैल्यू क्या है, 0 है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है, इसका 0 है। जो ही रॉकेट को छोड़ते हैं ना, तो रॉकेट के पीछे देखिएगा उसका फ्यूल का क्या हो रहा है, फ्यूल का इसका कंबशन होता है। और फ्यूल के कंबशन के साथ एक किसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या निकलता है, आपको धुआं की तरह निकलता है। जैसे आप देखते होंगे ना, उदाहरण सबसे अच्छा कि हम लोग बचपन में देखते थे कि जाता था ना, वो क्या क्या बोलते हैं जी, मेरे को याद नहीं आ रहा है, कि रॉकेट वगैरह जाता था तो देखते हैं पीछे धुआं छोड़ते हुए जा रहा है। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन पे अप्लाई होता है, न्यूटन थर्ड लॉ इसमें अप्लाई होता है। तो जो इसको जब छोड़ते हैं ना ऊपर की तरफ, तो अगर छोड़ते हैं तो सपोज करिए कोई वेलोसिटी अगर ऊपर की तरफ मान के चलिए 10 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी अगर लग रही है,
तो ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका फ्यूल कंबशन जब होता है तो ये भी उतना ही डायरेक्शन में क्या कर रहा है, एक वेलोसिटी छोड़ता है, और ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे को क्या कर रहा है, बैलेंस कर देता है। और यहीं पे क्या होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। जैसे मैंने कहा कि हमारे पॉकेट से 500 रुपया है तो 300 रुपया मैं निकाल के 200 दे दूं किसी को, तो दूसरा आके इस पिछले पॉकेट में डाल दिया 200 रुपया, तो मेरा पहले भी 500 रुपया था, अभी भी 500 रुपया, सेम यही चीज है। यहां पर आपको वेलोसिटी पहले 0 था, लेकिन अगर जो है आपको यहां वेलोसिटी अगर 10 से ये उड़ना स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये जाएगा ना ऊपर की तरफ, तो इसके पीछे से धुआं भी निकलता है, फ्यूल कंबशन होता है, तो 10 इधर भी छोड़ता है, तो ये 10 और 10 क्या करता है, रिजल्टेंट को 0 करके और क्या करता है, मोमेंटम को कंजर्व कर लेता है। यानी कि मोमेंटम पहले भी उतना ही था, बाद में ही उतना ही है, इसी को कहते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। बंदूक में भी वही होता है कि बंदूक जब छोड़ते हो ना, तो जितना गोली आगे जाती है ना, तो जितना वेलोसिटी से उतना एक पीछे खींचता है, तो बैलेंस कर लेता है। तो सारे एग्जांपल्स किसके हैं, न्यूटन के तीसरे गति के नियम के उदाहरण है, लेकिन साथ ही साथ संवेग संरक्षण के सिद्धांत को भी ये क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। मुझे लग रहा है कि सारी बातें आपको क्लियर धीरे धीरे हो रही होंगी, यहां पर पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए दिया है कि पहला एग्जाम्पल दिया है कि संवेग संरक्षण के नियम के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रॉकेट एंड जेट एयरप्लेन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कि रॉकेट और जेट वायुयान संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे क्या करता है, काम करता है, जिसको मैंने एग्जांपल से समझाया। गोली चलाने से पहले गोली और बंदूक का कुल संवेग 0 होता है, अतः गोली छूटने के बाद बंदूक गोली के विपरीत दिशा में चलता है ताकि संवेग 0 बना रहे। समझ रहे हैं ना, कि अगर गोली नहीं चल रही है तब भी क्या है, वेलोसिटी उसका 0, लेकिन जब चल रही है तो जितना आगे जा रहा है उतना पीछे आपको खींच, समझ रहे हैं ना। यहां से अगर हम फायरिंग कर रहे हैं तो फायरिंग से पहले हमारा वेलोसिटी 0 था, यही कह रहा है ये। अगर हम फायरिंग कर रहे हैं तो एक वेलोसिटी से गोली आगे की तरफ जा रही है, लेकिन एक वेलोसिटी से हमको पीछे धक्का दे रहा है बंदूक, और ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे को बैलेंस करके क्या कर देगा, 0 हो जाएगा। और यहां पर भी क्या हो रहा है, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ अप्लाई हो जा रहा है, या न्यूटन के तीसरे गति का नियम यहां पर भी एप्लीकेशन हो रहा है, क्योंकि दूसरे दोनों एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, यहां पर भी देखिएगा, तो गुब्बारा वाला एग्जांपल दिया होगा कि जब हवा से भरे गुब्बारे में छेद हो जाता है तो हवा गुब्बारे से बाहर निकलती है, इससे हवा के संवेग में परिवर्तन जो है बराबर गुब्बारे के संवेग परिवर्तन, इसी कारण गुब्बारा हवा निकलने की दिशा में चलती रहती है। मतलब कि गुब्बारे से जब हवा निकलती है तो एक डायरेक्शन में उधर से लगता है फोर्स, एक डायरेक्शन में इधर से लगता है, दोनों वेलोसिटी बैलेंस कर लेता है। यही यहाँ पर एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि सारी चीजें आपको संवेग संरक्षण से संबंधित क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हुआ सबको, इतना अच्छा से समझ में आज तक आया था आपको? बताइए, हमको प्यास लग रहा है इतना, आज पता नहीं क्यों इतना प्यास लग रहा है। जिम में थे तो पूरा मुंह सूखे जा रहा था, कितना पानी पी गया और अभी भी प्यास लग रहा है। चीजें समझ में आ रही है सबको? कंफर्म करिए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए, अब इसी के साथ मैंने एक टॉपिक और इसमें मर्ज कर लिया, इम्पल्स, जिसको हिंदी में आवेग कहते हैं। इम्पल्स क्या होता है कि जब कोई छोटा सा फोर्स, कोई बड़ा बल, बड़ा फोर्स थोड़े समय के लिए लगाता है, मानिए इसमें लगाए छोड़ दिए, तो बल, फोर्स और समय का जो गुणनफल होता है उसको इंपल्स कहा जाता है। मतलब कि कोई बड़ा फोर्स जो रहता है छोटे समय के लिए लगाया जाता है। और कैसे उदाहरण दूं मैं आपको, बहुत बड़ा फोर्स, मतलब समझिए कि 2000-3000 न्यूटन का फोर्स अगर हम मात्र माइक्रो सेकेंड के लिए लगा रहे हैं, मैंने कहा कि एक फोर्स, बड़ा फोर्स, माने कि अगर 5000 न्यूटन का फोर्स अगर हम माइक्रो सेकेंड के लिए लगा रहे हैं, मतलब कि 1 सेकेंड से भी बहुत कम, मतलब कि कोई बड़ा फोर्स अगर किसी वस्तु पे, किसी ऑब्जेक्ट पे शॉर्ट टाइम के लिए लगाते हैं, तो इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको आवेग कहा जाता है, इंपल्स कहा जाता है। तो अब बताइए कि मैंने कहा कि एक बड़ा बल, यानी कि अगर ऐसा यूनिट निकालना चाहे हम संवेग का, मतलब आवेग का, इंपल्स का, तो इंपल्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, मैंने कहा कि एक बड़ा फोर्स न्यूटन, छोटे समय के लिए सेकेंड, तो हमारा ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड, जो पहले आपने पढ़ रखा है यूनिट वाले चैप्टर में। ठीक है, अगर मैं कहूं कि आपको आवेग जो है, इंपल्स जो है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, बताइए तो।
मैंने कहा कि इंपल्स जो है, आवेग जो है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, पहले मैं पढ़ा चुका हूं इसको। जल्दी उत्तर करिए। इम्पल्स जो है, सॉरी इम्पल्स मैं कह रहा हूँ, हाँ, इम्पल्स इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इनवी डायमेंशन के चैप्टर में। बिल्कुल, नीतू का आंसर आ रहा है आपको, अदिति का आ रहा है, नेहा का आ रहा है, मुकेश का आ रहा है, सोनू का आ रहा है, सब लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आवेग मैंने जवाब दिया था ना, वो आ रहा है इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका एक वो फोर्स लग रहा है तो किसी डायरेक्शन में लगेगा ना, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपको वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। इंपल्स आवेग क्या होगा, फोर्स, और छोटे समय के लिए टाइम, समय अंतराल, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड हो जाएगा। इंपल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, आवेग क्या है, सदिश राशि है। ठीक, अब एक अगला टॉपिक आ रहा है टॉर्क, जिसको बल आघूर्ण कहते हैं, इसको भी डिस्कस कर ले रहे हैं। अब देखिए, कहीं भी एक जगह ये चीज नहीं दिया गया है और इससे सवाल पूछा गया कई बार, तो इसीलिए मैं फोर्स वाले चैप्टर में सारे को कंबाइन कर दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत किसी तरह का ना हो। अब ये टॉर्क क्या होता है ना, मैं आपको समझा दे रहा हूं। टॉर्क ध्यान से समझिएगा, टॉर्क को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, बल आघूर्ण कहा जाता है, फोर्स ऑफ मोमेंट या फिर बल आघूर्ण। अगर डेफिनेशन आप पढ़ते हैं यहां पर, तो लिख रहा है कि द टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स टू रोटेट ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड द टॉर्क। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को क्या करते हैं, आपको बल आघूर्ण कहा जाता है। नहीं समझ में आया होगा, नहीं आएगा, मैं समझा रहा हूं ना आपको, समझिए, एग्जाम्पल समझिए। घर में दरवाजा, दरवाजे में चौकट, समझ में आया, घर में दरवाजा, दरवाजे में चौकट, और चौकट में क्या, किवाड़ी, जिसको दरवाजा कहते हैं, दरवाजा लगा हुआ है। एक बड़ा रील्स आजकल वायरल हो रहा है कि एक लड़की जो है, छोटी सी लड़की, एक बड़ी लड़की का भी रील्स पहले आया था, उसके बाद से सबको इसी पे बना रहा है कि दरवाजे को खोलती है तो चों इससे आवाज दरवाजे का आता है, तो एक्टिंग करके बता रही है कि चों ऐसे करके, आपने देखा होगा रील से। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि दरवाजे में चौकट लगा होता है ये, और इसमें देखिए कि स्क्रू से इसको कसा रहता है। यहां याद है ना आपको, नहीं याद है तो सामने देख लीजिए, दरवाजा मेरे सामने दिख रहा है, चाहूंगा तो कैमरा रोटेट करके भी दिखा सकता हूं आपको। यहां पर एक स्क्रू से ये लगा रहता है, ऐसे ना खोलते हैं हम, एक्सिस के परितः रोटेट कर रहा है ना, ये जो है चौकट जो है एक एक्सिस हो गया, और एक जो फोर्स लग रहा है इसके परितः, इसके जो है अराउंड एक फोर्स जो लग रहा है, जो इसको रोटेट कर रहा है दरवाजे को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। समझ में आ गया होगा, यही समझ में आपको आएगा, आगे समझ में सबको। तो टॉर्क क्या होता है कि बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः, एक अक्ष के परितः घुमाने के प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। कि द टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स टू रोटेट ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज द कॉल्ड टॉर्क। शायद मुझे लग रहा है कि कई लोगों को पहली बार टॉर्क क्लियर हुआ होगा, क्लियर हो गया ना। अब कहेगा टॉर्क सर ये क्या लिखे हैं, जिंदगी में इसको देखे नहीं आज तक, इसको टॉ कहा जाता है, टॉर्क इंडिकेटेड बाय टॉ, इसको टॉ कहते हैं, समझिएगा। तो टर्क बल आघूर्ण क्या हो जाएगा भाई, टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, टॉर्क बराबर हो जाएगा एक तरह का फोर्स है, फोर्स और मोमेंट आर्म, आघूर्ण भुजा, यानी कि ये कह रहा है कि जो फोर्स लग रहा है घुमाने में वो, और साथ में गुणा कर देंगे किसका, जो किसी एक्सिस की जो लंबाई होगी, जिसके परितः ये घूम रहा है, जिसके अराउंड ये रोटेट कर रहा है, तो एक फोर्स लगेगा वो, और जो रोटेट कर रहा है, जिसके अराउंड रोटेट कर रहा है, उसका जो भुजा यानी कि आर्म जो है, मोमेंट आर्म है, वो दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टॉर्क निकल जाएगा। और टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू लेंथ। अरे भाई आर्म का कोई लेंथ ही होगा ना, तो लेंथ हो जाएगा। अगर एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क कहा जाए तो आप सिंपल सी बात है, निकाल लीजिएगा कि एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज, फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, और लेंथ का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि टॉर्क क्या है, टॉर्क एक तरह का आपका, इसका एसआई यूनिट न्यूटन मीटर होता है। और यहां पर ये नहीं लिखा गया क्या कि टॉर्क सदिश राशि होती है, टॉर्क सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, शायद नहीं लिखा होगा, इसीलिए मैं कहता हूं कि पढ़ाने के बाद हम इसको ऐड करवाएंगे, यहां पर छूट गया है, ठीक है, कि लिखा गया, लिखा तो गया है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यह सदिश राशि होती है, ठीक लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह की सदिश राशि होती है,
बल आघूर्ण को, क्योंकि एक तरह का फोर्स है और फोर्स किसी डायरेक्शन में ही लगेगा, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, इसके साथ मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो क्या करेगा, इसको हम लोग सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। मुझे लग रहा हो कि सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, मजा आ गया ना, सारी बातें समझ में एकदम कंसेप्ट क्लियर आ रही है ना, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है ना, कोई तरह की परेशानी नहीं। हाँ लिखा है, लिखा है। दिक्कत परेशानी कोई, बढ़ा जाए आगे। चलिए, ऐसे ही मजा लेते हुए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अगला एक टॉपिक हमारा आएगा, यहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, नो परेशानी नो दिक्कत। सेंट्रिपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल या फिर अभिमुखी बल, यहां से कई बार एग्जाम में से सवाल पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा, यहां सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। यहां पर दो तरह के फोर्स हमको पढ़ने होते हैं, एक होता है अभिकेंद्रीय बल, जिसको अभिमुखी बल कहते हैं। अरे भाई, अभी केंद्रीय लग रहा है, अंदर वाला बल है, यानी कि सेंट्रिपिटल फोर्स, पीटेगा तो भाई अंदर ही जाएगा ना, कोई नहीं याद हो रहा तो ऐसे ही याद कर लीजिएगा कि कोई पीटेगा तो अंदर जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, या फिर केंद्राभिमुखी बल या फिर अभिमुखी बल कहते हैं, और इसी को सेंट्रिपिटल फोर्स के नाम से भी हम लोग इंडिकेट करते हैं। और एक और होता है क्या, अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रिफ्यूगल फोर्स होता है। दोनों को हम लोग समझ लेते हैं, चलिए आइए ध्यान दीजिएगा कि हमने एक बात कहा था कि जहां पर भी किसी चौराहे पर किसी टर्निंग पे अगर हम मूवमेंट करते हैं, हमारा झुकाव होता है, तो हमारी बॉडी अंदर की तरफ जाती है, तो वहां पे जो हमने देखा था कि वो जड़त्व जो है या फिर हम लोग अनर्सिया, तो वो तो अप्लाई होता ही है, साथ में हमको एक फोर्स भी इस पे अप्लाई होता है। इस फोर्स को अभिकेंद्रीय बल या फिर अभिमुखी बल या फिर सेंट्रिपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं, जो किसके तरफ लगता है, अंदर की तरफ लगता है। आप टर्निंग लेते हैं तो ऐसे अंदर की तरफ झुकते हैं ना, तो ये फोर्स जो होता है, ये जो हमारा, ये अगर सेंटर मानते हैं और एक वेलोसिटी v से घूम रहा है, ठीक है, इसका मास m है, तो ये जो होगा, ये क्या होगा, ये इसके सेंटर के अंदर की तरफ लगता है। दोनों मैं क्लियर कर दे रहा हूं, अंदर की तरफ लगता है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, जो हमारा सेंटर होता है ना, अंदर की तरफ लग रहा है, नहीं घूमेगा तो भाई अंदर की तरफ धक्का दीजिएगा ना, तो अंदर की तरफ लगेगा। जैसे मौत का कुआं आपने देखा होगा, या फिर आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे जो जैसे जो टर्निंग पे हम मुड़ते हैं वहां पे देखेंगे, ये सेंट्रिपिटल फोर्स का उदाहरण है, अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है यानी कि अपकेंद्रीय बल होता है। अपकेंद्रीय बल ठीक इसके उल्टा होता है, ये केंद्र के अंदर की तरफ लग रहा था, वो केंद्र के बाहर की तरफ लगेगा, और आपको मजा तब आएगा जब मैं एग्जांपल एक बताऊंगा। अब हमको बताइएगा कि उसको क्या बोलते हैं जी, आप लोग हमको कमेंट करके आप ही बताइए, उसको क्या बोलते हैं जिसको नहीं होता है कि दही में ऐसे 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 करके, क्या बोला जाता है उसको, क्रीम को अलग करते हैं और फिर बाद में उसको घी बनाते हैं, मक्खन निकालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा टर्म बताइएगा तो हम यूज करेंगे उस टर्म का, जल्दी बताइए उसको क्या कहा जाता है। बताइए, मेरी बातें समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। राही ठीक है बिल्कुल, यही राही कहते हैं उसको। इसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना, मैं सेंट्रीपिटल की बात नहीं कर रहा हूं, सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ, उसको मैंने समझ लिया है। यहां पे ये हो गया, ये राही हो गया, और कहीं इस तरह का स्ट्रक्चर होता है क्या, अगर मैं गलत नहीं हो तो थोड़ा थोड़ा इस तरह का, ये गोल टाइप का ऐसे होता है, ठीक है, और इसको ऐसे ऐसे हम घुमाते हैं, ठीक है। इसके घुमाने का कारण ये होता है ना कि इसके अंदर का जो भी मक्खन वगैरह होता है, इसको जब घुमाइएगा ना, तो समझिए कि तसला में घुमा रहे हैं, या फिर कोई किसी मतलब कि किसी पात्र में अगर घुमा रहे हैं, तो पात्र के किनारे किनारे, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, पात्र के किनारे किनारे जो भी हमारे पास कंटेनर है ना, तो ऐसे ऐसे घुमाएंगे ना, तो इसमें से निकल निकल के सारी चीजें यहां पर किनारे किनारे क्या हो जाएंगी, इकट्ठा हो जाएंगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो फोर्स लग रहा है ना यहां से घुमाने से, ये हमको अंदर की तरफ अगर फोर्स लगता
तो सारी चीजें यहां पर इकट्ठा हो जाती, लेकिन ये फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, ये सेंटर के बाहर की तरफ लग रहा है। यही कारण है कि सारी चीजें क्या हो रही है, ये पात्र के किनारे पे जाके इकट्ठा हो जा रहा है अंदर की तरफ। जैसे अगर ये लिए हुए हैं और इसमें अगर घुमा रहे हैं हम ऐसे करके, तो ये सारे किनारे किनारे जैसे गोल में जो होता है यहां पर किनारे किनारे इकट्ठा हो जाता है। यानी कि आपने क्या सीखा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है हमारे सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। नहीं समझ में आए तो सीधे याद कर लीजिए कि सर ने ये वाला एग्जांपल दिया था। वॉशिंग मशीन जाकर आज देखिएगा, घर में वॉशिंग मशीन अगर होगा तो, वॉशिंग मशीन जिसको कपड़ा सुखाने वाला मशीन भी कहते हैं लोग, कपड़ा सुखाने वाला मशीन भी इसी में इंक्लूड हो जाता है, तो वो भी काम करता है ना। देखिएगा ना, उसमें रोटेशन जो होता है ना इस तरह से होता है और बाहर की तरफ फेंकता है वो, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन हो गया, या फिर ये जो मक्खन निकालने वाला जो भी होता है, ये सारा किसका उदाहरण हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदाहरण हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल का उदाहरण हो जाएगा। और आपसे यही पूछेगा, यही बार बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, अभिकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ए सेंट्रीपिटल फोर्स। मुझे लग रहा है कि सबको बातें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। यहां पर अगर देखते हैं तो यही चीज तो मैंने लिख दिया है, कौन सा पाप कर दिया है, कह रहा है कि when a body moves continuously in a circular path, मतलब कि किसी सर्कुलर पाथ पे, वृत्तीय पथ पे कोई बॉडी चलती है, तो द फोर्स ऑफ एक्टिंग टुवार्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई वस्तु लगातार वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर केंद्र की ओर क्या लग रहा था, एक बल लगा होता है, इसको अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। वेल डेथ यानी कि मौत का कुआं, मौत का कुआं देखे होंगे किनारे किनारे जो चलाता है, वो भी किसका उदाहरण है, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का उदाहरण है। मोशन ऑफ ए मून अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की गति होती है उसका भी किसका उदाहरण है, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का उदाहरण है। व्हेन व्हीकल्स टर्न ऑन ए कर्व्ड रोड, बसों के मुड़ने पर जो झुकाव होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का उदाहरण है। अब दूसरा आ गया, अब इसी को कह रहा है कि इफ ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग एट ए स्पीड ऑफ वेलोसिटी v ऑन वेलोसिटी इन स्पीड v ए सर्कुलर पाथ, अगर कोई क्या है, आपको कोई बॉडी है, कोई द्रव्यमान है और क्या कर रहा है, वो किसी सर्कुलर पाथ पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है v वेलोसिटी के साथ, जिसका रेडियस क्या है, सर्कुलर पाथ की रेडियस r है, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन इट्स डायरेक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ ए सर्कल, इसके अंदर की तरफ क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। और इस इक्वेशन से हम समझ सकते हैं कि यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v चाल से त्रिज्या r वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर जो बल लगता है, आवश्यक बल क्या हो जाएगा, आपको F बराबर क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर, जो फोर्स लगेगा मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और जो इसका रेडियस होगा उसको स्क्वायर करेंगे, यही हमारा क्या होगा, फोर्स लगेगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं। अगला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्रीय बल। इन दिस फोर्स द फोर्स एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो वो हो रहा था केंद्र की तरफ, उसका अपोजिट डायरेक्शन, केंद्र के बाहर की ओर, अपोजिट डायरेक्शन टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अंदर की तरफ लग रहा है तो केंद्र के बाहर की तरफ लगेगा, सेंटर के बाहर की तरफ, दैट इज एक्ट्स ऑन द टू आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ लगता है। यानी अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल क्या होगा, इसमें बल केंद्रामुखी बल के विपरीत दिशा में लगता है, अर्थात दिशा बाहर की ओर, अर्थात दिशा बाहर की ओर लगता है। ये सेंटेंस थोड़ा सा हमको कुछ खास नहीं लग रहा है, इसको देखा जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बटर वाला मशीन, मक्खन निकालने की क्रिया जो है, मैंने जो बताया मखनी जिसकी बात कर रहे हैं, क्लोथ ड्राइंग मशीन, कपड़ा सुखाने की मशीन, वॉशिंग मशीन, सारे किस पे काम करते हैं, आप केंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये थ्योरी इस चैप्टर का फोर्स लॉ एंड मोशन का समाप्त होता है। प्लैनेटरी मोशन वही कह रहे हैं, क्लियर होता हो ना कि कहीं दिक्कत।
नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन, नेक्स्ट चैप्टर नहीं, कोई चैप्टर यहाँ छूटेगा नहीं, कोई चैप्टर छूटेगा नहीं। अभी बहुत कुछ पढ़ाएंगे भाई, कुछ छोड़ कर नहीं निकलना है। अभी न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, जहां तक हम लोग सक्षम होते हैं 2-4 न्यूमेरिकल जितना करेंगे। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल करेंगे, बाकी न्यूमेरिकल आपको कुछ स्टार्टिंग में कर लेंगे, कुछ होमवर्क दे देंगे। कल अभी फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे आपका, घर्षण, क्योंकि घर्षण से सवाल आपको एग्जाम में बन रहे हैं, तो थोड़ा सा फ्रिक्शन भी आपको पढ़ा देंगे। और फ्रिक्शन के बाद से हम क्या पढ़ाएंगे, ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे, यानी कि आपका गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा देंगे। या फिर कहिए तो हम फ्रिक्शन को स्किप कर दे रहे हैं, सीधे ग्रेविटेशन पढ़ा देंगे। फ्रिक्शन किसी दिन छोटा क्लास, एक क्लास में ले लेंगे, जैसा कहिए। चलिए, तो इसी के साथ ही एक छोटे से न्यूमेरिकल पे हम लोग बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, न्यूमेरिकल एक ऑर्डर में कराएंगे ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। पहला न्यूमेरिकल जो है इसको हम अभी थोड़ा सा स्किप करते हैं, क्योंकि एकाएक अगर हम कराने लगेंगे न्यूमेरिकल तो आपको दिक्कत आ जाएगा। सारा न्यूमेरिकल एक ऑर्डर में कराएंगे ताकि आपका कंसेप्ट भी क्या हो, बनता रहे, ठीक है। चलिए, या फिर चलिए बारी बारी से ही करते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने ऐड करवाया है इस कंटेंट में, आइए हम आपको यहाँ पर क्लियर करके दिखाते हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकेंड लॉ में मैंने एक चीज वहां पे बताया नहीं था, जो ऐड करवा दिया हूँ, इसको मैंने ऐड करवा दिया है। जब सेकेंड लॉ को प्रूफ करने जाएंगे ना, तो ये वाला इक्वेशन से ही प्रूफ करते हैं हम जानबूझ कर हर चीज प्रूफ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि प्रूफ का ज्यादा यूज है नहीं आपके लाइफ में, ये आपको क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो ये कैसे आया, कई लोगों को अगर कंफ्यूजन होगा तो मैं बता देता हूं कि इसी से ये इक्वेशन ऑफ क्या आता है, फोर्स का डेफिनेशन निकलता है। और यहां से अगर कभी ऐसा निकालना हो तो आपने पढ़ा होगा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। इसका अप्लीकेशन होगा, मास बाहर हो गया, और आपने पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ाए थे उसमें बताए ही थे। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि आपने पढ़ा है कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी होता है। कोई दिक्कत है नहीं, अगर मैं ऐसे बोल दूं तो क्या परेशानी, किसी को नहीं दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। तो इसी पे बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग करके देखते हैं इसको। कहाँ चला गया, चलिए ना, हम एक न्यूमेरिकल आपको करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले कौन सा, जो आपके एग्जाम में पूछा गया उसी को हम पहले कर लेते हैं। बिल्कुल, यही आपके एग्जाम में पूछा गया है न्यूमेरिकल है 71वीं बीपीएससी में, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखने लगा, ठीक है। क्या यही वो यही है, केवल पोछ रंगवा लिया है क्या, पोछ भी नहीं रंगवाया, सेम वही है। क्या इस न्यूमेरिकल से आप लोग परिचित हैं? इस न्यूमेरिकल से आप परिचित हैं क्या? ये देखा देखा न्यूमेरिकल लग रहा है कि ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल with constant acceleration. It covers a distance of 400 meter in 20 seconds. Find the acceleration if it mass 7 ton. Calculate the force acting on, जब 1 टन बराबर दिया गया है आपको 1000 kg। एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में आपको 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करें और इसका द्रव्यमान 60 टन है, तो इस पर लगने वाला बल की गणना करें। लग रहा है ना, देखा हुआ 71वीं बीपीएससी में ये प्रश्न बीपीएससी एकदम सेम पूछा था, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। चलिए अब हम करके दिखा रहे हैं आपको। कुछ क्वेश्चन आपको भी करने पड़ेंगे, होमवर्क देंगे हम, भले नहीं बनेगा तो मैं बनाऊंगा, वो अलग बात है। ये कुछ नहीं कह रहा है, कंसेप्ट पहले समझिए। ये कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि एक हरी हरी पहाड़ी है, एक हरी हरी पहाड़ी है, दिख रहा होगा मुझे लग रहा है कि
और इस हरा हरा पहाड़ पे एक ट्रक है। ट्रक तो अच्छा बनाने आएगा नहीं मेरे को, ऐसे ही बना देते हैं कुछ ट्रक ट्रुक। ये क्या है, मान लीजिए ट्रक ही मानना पड़ेगा इसको, भले गाय की तरह दिख रहा है ये सपोज करिए क्या है, ये ट्रक है। ठीक, ये कह रहे हैं कि एक पहाड़ी है और पहाड़ ऐसे है, ठीक है, और इस पहाड़ पे रेस्ट में इस पहाड़ पे क्या है, ट्रक है। तो भाई जब रेस्ट में पहाड़ पे ट्रक है तो रेस्ट की जब बात कह दिया तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, जीरो नहीं होगा। इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कह रहे कि ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम ए रेस्ट रोल्स डाउन ए हिल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब पहाड़ी से नीचे की ओर एक समान त्वरण से क्या हो रहा है, ये चलना शुरू हो रहा है। यह 20 सेकेंड में ये ट्रक जो है यहां पर आ गया, कितना देर में, 20 सेकेंड में। 20 सेकेंड का समय लेता है, ये टहलते टहलते नीचे आ रहा है और 400 मीटर डिस्टेंस ये कवर कर ले रहा है। यानी कि यहां जब था तो यहां पहुंचते पहुंचते इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 400 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। मतलब यहां से सरका जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, ये ट्रक ऐसे चलाना जब शुरू किया तो 20 सेकेंड का जब समय लगा यहां आते आते, और 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया, यहां से यहां तक ये 400 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। तो अगर हम लिखते जाते तो कोई तो पाप होगा नहीं कि हमारा यू क्या हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और हमारा टाइम यहां पर दे रखा है कि टाइम क्या हो जाएगा, 20 सेकेंड हो जाएगा। और यहां पर इस यानी कि आपको जिस डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कितना है आपको, 400 मीटर का डिस्टेंस है। अब आगे कह रहे हैं कि 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करें, एक्सेलरेशन ज्ञात करें। पहली बात कह रहा है अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल की गणना करें। इसका मास भी दे रखा है, ध्यान रखिएगा, इसका मास दे रखा है 7 टन, ठीक है, इसका मास 7 टन दिया है। लेकिन एक बात और यहां ब्रैकेट में कह दिया है कि 1 टन की वैल्यू 1000 केजी होती है, तो 7 टन की वैल्यू क्या हो जाएगा, 7000 केजी। क्योंकि जब तक केजी में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मीटर, सेकेंड, केजी ये सब एक साथ काम करता है। ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन डिमांड क्या किया है, पहला हमारा डिमांड क्वेश्चन का है कि हमको क्या निकालना है, हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है कि कितना जो एक समान एक्सेलरेशन से जो चला है इसका एक्सेलरेशन जो है कितना था, ये फाइंड करना है। और दूसरा कि कितना फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है, इस पर लगने वाले बल की गणना करिए। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, सब कोई रट के आए, यहां पर आंसर दिए जा रहे हैं सब कोई मारे जा रहे हैं यहां पर आंसर, क्योंकि पहले का आपने पढ़ रखा है इसको एग्जाम में, या आपको प्रताड़ित हुए इसीलिए इसको आंसर याद कर लिए। 14000 न्यूटन का आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। तो हमको क्या निकालना है, इसमें एक्सेलरेशन निकालना है। अरे भाई एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप देखिए ना, याद करिए बचपन में हजारों करोड़ों वर्ष पहले हमने पढ़ा था v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर हम देखें कि यहां पर टाइम भी दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखा है, डिस्टेंस भी दे रखा है, आपको मास भी दे रखा है, तो मास की तो अभी गणना नहीं करेंगे, हमको क्या टारगेट है हमारा, एक्सेलरेशन फाइंड करना। अरे भाई एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना है तो हमने एक पढ़ा है फॉर्मूला कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पढ़ा है ना। लेकिन मैंने आपको एक बात बताया था कि ध्यान रखिएगा, जब सारी चीजें दी गई होती हैं एक चीज को छोड़ के, तभी उस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कहिएगा सर आपने इस इक्वेशन को क्यों नहीं अप्लाई किया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, आपके मन में आना चाहिए क्वेश्चन, वाई क्यों नहीं किया आपने। बाबू मैंने इसलिए नहीं किया कि यहां पर आपको फाइनल वेलोसिटी भी नहीं दे रखा है, दे रखा है क्या, इनिशियल वेलोसिटी एक चीज दे रखा है, डिस्टेंस तो दे रखा है, एक्सेलरेशन भी नहीं दे रखा है। और मैंने पहले ही क्लास में मोशन वाले में बताया था कि जब दो चीजें अननोन होती है, जो दो चीजों की वैल्यू नहीं दी गई होती है, उस इक्वेशन को हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं और वैल्यूज की फाइंड नहीं कर सकते हैं। इस इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी भी नहीं दे रखा है और यहां पर इस इक्वेशन में आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू भी नहीं दे रखी है, एक्सेलरेशन ही निकालना है। और इस इक्वेशन की अगर तुलना करते हैं तो हमारे पास एस की वैल्यू भी दे रखी है, डिस्टेंस भी दे रखा गया है, इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखा गया है, टाइम भी दे रखा है, यहां टाइम भी दे रखा है, और यहां पर हमको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। यानी कि हमारे पास अननोन जो है मात्र एक है,
बिना जान पहचान का एक आदमी है, यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। अरे भाई s बराबर ut करेंगे तो u हमारा जीरो है, तो मैंने बताया था कि जब भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो ना तो इक्वेशन ही भूल जाइए, वो डायरेक्ट क्या हो जाता है, हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों, ये रटा नहीं रहे हैं। अरे भाई u और t को गुणा करिएगा तो u जीरो हो जाएगा, t होगा तो ये जीरो वैल्यू हो जाएगा ना, तो हम डायरेक्ट s बराबर u हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या? क्या हमने पाप किया? कोई पाप नहीं किया, ठीक है। अब यहां से अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर मान के चलते हैं, अगर चाहे तो डायरेक्ट पुट कर लीजिए या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, चाहे जैसे मन करे वैसे इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। निकालिए, s की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 400। हाफ एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है, टाइम आपको 20 दे रखा है और 20 का स्क्वायर करना है, यानी क्या हो जाएगा, अगर इधर लाते हैं 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 800 हो जाएगा, और 20 भी सही है, 400 होता है, 400 एक्सेलरेशन हो जाएगा। और इतना तो पता है ना, बच्चा थोड़े आप, एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। पहला हमने फाइंड कर लिया। अब जब एक्सेलरेशन निकल गया तो कह रहा है कि अगर इसका मास 7 टन दिया गया है तो इस पे लगने वाला फोर्स जितना लग रहा है उसका गणना करिए। अरे भाई मैंने पहले ही कहा था कि फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यानी कि हमारे पास मास भी है क्वेश्चन में, है ना, मास भी है और हमारे पास एक्सेलरेशन भी निकल गया, तो हमारे मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा 7000 और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगा 14000 न्यूटन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 14 किलो न्यूटन, 3 जीरो को हटा के किलो न्यूटन भी लिख सकते हैं। अब डिपेंड कर रहा है कि आपके सामने ऑप्शन क्या दिया है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 14 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1.4 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे ऑप्शन एग्जाम में आपको ये दिया हुआ था, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14000 न्यूटन पहला आंसर, और पहला आंसर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और दूसरा आंसर 14000 न्यूटन। ठीक है, कोई ऐसा आदमी है, कोई ऐसा प्राणी इसमें है जिस प्राणी को समझ में नहीं आया होगा? नेहा क्वेश्चन में ही दिया है ना 400 कि 20 मीटर में क्या कर रहा है, ये 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 400 मीटर का। यहां तो दे रखा है ना 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 400। मतलब यहां पर जब था और यहां पर 20 सेकेंड हुआ तो पहुंचा, मतलब 4 बजे यहां पर था और 4:20 पर यहां पर पहुंचा, और इस दौरान कितना इसने डिस्टेंस कवर कर लिया था, 400 मीटर, जो कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। किन्हीं को लग रहा है कि आर्ट्स बैकग्राउंड है, समझ में हमको नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है दूसरे ग्रह का क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी को। इस प्रकार का एक और क्वेश्चन हम देखें क्या, ठीक है ना, क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये हम नहीं बताएंगे, आपको बताना है इसमें। कहाँ चल गया यार, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बाबू वाला प्रश्न है, इसमें गलती नहीं, सबका आंसर आना चाहिए। क्या आंसर होगा इसका, व्हाट विल द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 11 kg, 11 kg 11 kg नहीं होगा यार, m kg होगा। क्वेश्चन देखने दीजिए हमको तो हम भी कर ये लोग अपने से कहाँ क्वेश्चन बना देते हैं यार लोग। किसी m द्रव्यमान की वस्तु का जिसका वेग v वेलोसिटी है, समवेग ज्ञात करें। गलत है क्वेश्चन, इन्होंने गलत लिख दिया है। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेलोसिटी v है, इसका समवेग क्या होगा। क्वेश्चन ये दिया हुआ था, ये खुद से 11 लगा दे गलती से लग गया। हाँ बिल्कुल, कौन सी आंसर कर रहा है भाई? अरे भाई सी वाले लोग थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दीजिए। हमने हाफ MB² इतना हम बता दिए कि दिमाग में आपका हाफ MB² ही घूम रहा है ना। मैंने इतना हाफ MB² का जिक्र कर लिया, कल भी किया, आज भी किया, दिमाग में केवल हाफ MB² ही चल रहा है।
ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एम इंटू वी इज राइट आंसर। क्लियर है ना? रुकिए, एक और क्वेश्चन आपका देख रहे हैं हम, जो थोड़ा सा लगे कि इसी कंसेप्ट पे आधारित हो। चलिए, हाँ डायरेक्ट फार्मूला ही हो गया, लेकिन एनसीईआरटी में दिया गया भाई, इसीलिए मैंने करवा दिया। ठीक है, अब क्या है ना कि इसके आगे न्यूमेरिकल अगर एक दो हम कराना होगा, एक दो नहीं 3-4 हम न्यूमेरिकल कराएंगे। अच्छा अच्छा प्रश्न इसमें दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा अब रेस्ट करते हैं हम लोग। अब इसमें क्या है ना कि मैं बात बता दूं, एक दो जगह एडिट करना है। जो मैंने आपको दिखाया कि एक तो M1E1 वाला जो फार्मूला दिया था कंजर्वेशन वाला, उसको ऐड करवाना है, छूट गया है। और दूसरा चीज़, इसको एडिट करवाना है 11 वाला, कहीं PDF मिस्टेक नहीं जाना चाहिए, इसको एडिट करवाना है। और कहीं और था क्या, कहीं और कहीं हमको दिखा था जहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन हमको लग रहा था कि हो सकता है एडिट। ठीक है, देख लेंगे, अगर कहीं पे छूटा होगा तो इसको एडिट करवा देंगे। ठीक है, और इसको एडिट करा के कोशिश कर रहे हैं कि आज रात में ही हम क्या खुद से अपलोड कर देंगे PDF। ठीक है, जब खुद से PDF अपलोड करेंगे तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए होंगे, आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सारा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 दे रखा है, 6 दे रखा है, 7 है, 8 है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, थैंक यू। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अच्छा हाँ, गुड गुड, M कैपिटल हो गया है, यानी कि हमारा सुधार क्या है, एक जगह M कैपिटल हो गया है, और एक जगह इक्वेशन नहीं दिया गया है, और एक जगह 11 हो गया है। ठीक है, इसको हमको रटते हुए जाना पड़ेगा, नहीं तो हम खुद भूल जाएंगे कि क्या क्या दिक्कत है। तो भरसक में गलतियाँ इतनी ही 3 है, इसको सुधार करा के हम PDF को अपलोड करवा देंगे। और कल इस कुछ क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करके हम लोग फ्रिक्शन वाला चैप्टर कहिएगा तो ये स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो ग्रेविटेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रिक्शन का भी कुछ कुछ कंसेप्ट जानना जरूरी है, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछ देगा तो फिर आप फंस जाइएगा। किसी को लग रहा है कि साइंस समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना? और पता है ऐसा नहीं है, टफ चैप्टर है सारे, बाकी सारे थ्योरी हैं वो आसान है, यहाँ पे सारे टफ चैप्टर है। मैं कह रहा हूँ आदिति कि सारे न्यूमेरिकल को क्लास में अगर हम बनाएंगे तो आपका ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि कुछ न्यूमेरिकल मैं क्लास में कल डिस्कस करूंगा, 3-4 न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट होंगे पहले करवा देंगे, और उसके बाद आपको होमवर्क देंगे आप लोगों को कि और सारे न्यूमेरिकल आप लोग ट्राई करके आइएगा खुद से। अगर नहीं बनेगा तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि जो नहीं बनेगा हमसे यहाँ पर आके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर से 13 नहीं बना है, 12 नहीं बना है, यहाँ पर मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ लगातार एक एक छपवाना थोड़ा सा वो भी क्या है, तर्क संगत नहीं है। लेकिन ग्रेविटेशन इसलिए मैं पहले नहीं कर रहा हूं ना कि फ्रिक्शन इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो फ्रिक्शन का थोड़ा सा कंसेप्ट बता देंगे ना तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो क्लास को खत्म करें यहीं पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सेशन से जुड़ने के लिए, और उम्मीद कर रही है सबको क्लास पसंद आया होगा। और पता है हमको कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों से बस इतना ही चाहिए कि आपका फीडबैक जो हो ना आपको बेहतर होना चाहिए, किसी भी तरह की शिकायत शिकवा नहीं होनी चाहिए। और आप जो है ना दूसरे स्टूडेंट को आप मोटिवेट करके हम तक पहुंचाएं, क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा जितना हो सके हम लोग करते हैं, लेकिन ज़्यादा भरोसा उस पर नहीं होता जितना भरोसा स्टूडेंट के फीडबैक से होता है। अगर एक स्टूडेंट को कभी अगर हम लोग पढ़ाते हैं और उसको समझ में नहीं आता है और इसको ठगा जाता है स्टूडेंट को, हम देखे हैं ना कि कैसे आते V बराबर U+80, भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इसको V बराबर MV कर देना, वैसा हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, हो गया खत्म हो गया। तो वो फीडबैक ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, लेकिन ईमानदारी से जो लोग पढ़ाते हैं ना। चलिए ज्योति, थैंक यू, वेलकम। चलिए थैंक यू। तो बस फीडबैक हमारा यही है कि दूसरे बच्चे जाने कि हम लोग अच्छा से पढ़ा रहे हैं। पता है कई लोगों को लगता है नया नया जो जुड़ते हैं कि पता नहीं कैसा पढ़ाएंगे भाई, पता नहीं समझ में आया कि नहीं, जो बड़े बड़े नेम फेम जुड़ा हुआ है लोग उसी पे भरोसा ज़्यादा करते हैं। चलिए ठीक है, ख़त्म करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। अब हम तो बात आज तक की ही नहीं है, मतलब इस बैच में हम लोग पहले बातें बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन सामने सिलेबस है
और सीरियसनेस है तो सब कुछ भूल जाता है इंसान। ठीक है, करेंगे बात हम लोग धीरे धीरे, कभी मौका मिलेगा तो आपसे बात करेंगे, रूबरू होंगे आप लोगों से। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बात यह है ना कि टीचर उसको बोलते हैं ना जब पढ़ाने सामने वाला आए तो सामने वाले को जीरो समझे। मतलब आप सामने हमारे खड़े हैं तो डजेंट मैटर कि आपने आईआईटी से पढ़ा है, आपने एनआईटी से पढ़ा है, आपने मेडिकल किया है, कि आपने मतलब कि आपका साइंस बैकग्राउंड है, कि आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है। टीचर उसको बोलते हैं कि सामने पढ़ा है तो उसको भी समझ में आए, जिसको मतलब कि केवल बेसिक पता हो कि ABCD क ख ग क्या होता है और बेसिक चीज़ें पता हो उसको, उसको समझ में आए। ठीक है, टीचर्स इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जीरो से ही पढ़ाने में भरोसा करते हैं। ठीक है, चलिए। और ऐसा नहीं कि केवल साइंस ही आपको ऐसा पढ़ाया जा रहा है, जो भी सब्जेक्ट हम लाएंगे। अब मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि इधर कंटेंट बनवाना उसका बनवाना थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मंडे से एकदम फाइनल आपका शेड्यूल लग जाएगा दोनों क्लासेस का। आपको एक तरफ आपका 6 से 7 चलेगा आपका, पहले साइंस कर लेंगे क्योंकि लोड ज़्यादा होता है दिमाग पे, और 7 से 8 हम लोग करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें 10-10, 15-15 मिनट सब में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि 10-15 मिनट हम लोग एक्स्ट्रा कर लेते हैं। ठीक है, और अब मॉडर्न में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हिस्ट्री में ये समझ गया तो हिस्ट्री कौन सी बड़ी चीज़ है, हिस्ट्री तो सब लोग पढ़े हुए हैं। चलिए, थैंक यू। सबको शुभ रात्रि। अच्छे से खाइए पीजिए, मौज करिए और पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।